बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 7th का पाठ 11 पढ़ा रहा हूँ। क्या? कक्षा 7th का पाठ 11 हिंदी का, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आना है, इसलिए मैं इसको आज करा रहा हूँ। कल आपको व्हाट्सएप करूँगा। तो आपका 4 से लेके 11 तक आपका जो आना है सिलेबस वो आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पाठ पढ़ता हूँ, हिंदी का पाठ। आप लोग बुक निकालें अपनी अपनी, ठीक है ना, और पेज नंबर 64 देखें। तो पाठ इस प्रकार है, बस की यात्रा। देखिए, अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनेंगे, जहाँ समझाने होगा वहाँ समझा दूंगा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का सही रास्ता अपनाना जरूरी था, ठीक है ना। सही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, यानी बहुत पुरानी हो चुकी थी बस कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आप चलती है यह? वह बोले, जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा था कि हमारी पीठ के नीचे इंजन है। वह सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे के असहयोग पर कर रहा था। दूसरी पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील प्रति घंटे हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग छूट सकता है, टूट सकता है। प्रकृति के इस प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता
तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण हो गया तो इस बियाबान में हमें किसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार इंजन ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी कि एक टायर फिस हो करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे धीरे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो एक हास्य व्यंग टाइप का था ये बस की यात्रा। इसमें कवि कह रहा है प्रस्तुत व्यंग रचना के लेखक श्री हरिशंकर परसाई हैं। इनकी लिखी हुई है ये श्री हरिशंकर परसाई। हमें कई बार बस से यात्रा करनी पड़ती है। बता रहे हैं कि हमें कई बार बस से यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन कई बसों की हालत इतनी खराब होती है, यानी बहुत कंडम, बहुत बेकार। ऊपर से छत नहीं है उसकी और बारिश में पानी टपक रहा है, धूल घुस रही है अंदर, कांच नहीं है, समझ में है ना। इस टाइप से खराब होती है कि उनमें यात्रा करना खतरनाक होता है। उन बसों से यात्रा करना खतरनाक होता है, कहीं भी बिगड़ जाए वो। इस रचना के लेखक ने हास्यपूर्ण शैली में ऐसी ही एक बस यात्रा का रोचक वर्णन किया है। तो ये हास्यपूर्ण था, ये समझा ना, हंसी मजाक से भरा हुआ। तो ये अब ये लास्ट चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ा दिया हाफ ईयरली का। यहाँ तक ही आना है आपको पढ़ना है, समझाना और याद करना है। ऑफलाइन पेपर होना है तो आपको स्कूल में आके पेपर देना पड़ेंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।